हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब एजुकेशन विथ इजी ट्रिक्स नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम बात करेंगे द एटमॉस्फेयर एंड लेयर, वायुमंडल एवं उसकी परतों के बारे में, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम देखते हैं कि वायुमंडल में आज क्या क्या देखेंगे। उनकी संरचना देखेंगे, वायुमंडल क्या है, उनकी संरचना क्या, और वायुमंडल के परतों के नाम क्या क्या है। तो पहला देखिए वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल गैसों की एक परत है जो गृह अथवा पर्याप्त द्रव्यमान के किसी पदार्थ निकाय को अपने गुरुत्व ग्रेविटी भार से चारों तरफ से घेरी रहती है। ठीक है। द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज़ द लेयर ऑफ गैसेस कॉमनली नोन एज एयर, जिसे हम साधारण भाषा में एयर वायु जानते हैं, रिटेन्ड बाई अर्थ ग्रेविटी सराउंडिंग द प्लेनेट अर्थ एंड फॉर्मिंग इट्स प्लेनेटरी एटमॉस्फेयर। तो ये जो ग्रही वातावरण है, पृथ्वी एक ग्रह है, इसके ग्रही वातावरण के चारों ओर जो उसको गैसेस के रूप में, जिसे हम एयर के रूप में जानते हैं, जो अपनी ग्रेविटी के कारण उसके चारों तरफ घूमती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। तो वायुमंडल साधारण भाषा में कह सकते हैं जो पृथ्वी के घेरती हुई जितने स्थानों में वायु रहती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में मेनली 5 लेयर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट 5 परट्स होते हैं। ठीक है। साधारण भाषा में समझिए, पृथ्वी के जितने स्थानों में वायु घेरती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये एक गैसों की परत है जो गृह अथवा पर्याप्त द्रव्यमान के किसी पदार्थ निकाय को अपने गुरुत्व भार से चारों तरफ घेरी रखती है। अब देखिए वायुमंडल का जो सबसे निचला भाग है, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये अर्थ है, इसमें 5 लेयर्स हैं। फर्स्ट है आपका ट्रोपोस्फेयर दिख रहा है, इसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। सेकंड हमारा स्ट्रेटोस्फेयर दिख रहा है, इसे हम समताप मंडल कहते हैं। फिर है मेसोस्फेयर मध्य मंडल, फिर आयनोस्फेयर आयान मंडल, एक्सोस्फेयर ब्रह्मंडल। इसका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में नाम पूछता है, तो इसलिए इन परतों के नाम बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई बार पूछता है कि पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को सही क्रम में लगाएं या लेयर्स जो हैं उनको सही क्रम में बिछाएं, सेट करें। तो अगर आपको दे देगा क्षोभ मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयान मंडल या समताप मंडल, आपको सही सीक्वेंस ऑर्डर में ये लगाना होगा। या फिर ट्रोपोस्फेयर दे दिया, आयनोस्फेयर दे दिया, एक्सोस्फेयर दे दिया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर दे दिया, तो इनको भी सीक्वेंस ऑर्डर में आपको लगाना है। तो इन दोनों ही नामों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। फ्रेंड्स, पूरा ग्राफिकली समझाऊंगी आपको, एकदम चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर भी हो जाएंगी। नोट्स फॉर्मेट भी समझाऊंगी, नोट्स भी है, आप उसमें नोट डाउन भी कर सकते हैं, सब कुछ होगा। टाइम दीजिए, समझ जाएंगे एवरीथिंग। एक ही वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। अब देखिए, जो वायुमंडल का निचले भाग होता है, प्राय जो 4 से 8 मील तक फैला हुआ है, उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। और उसके ऊपरी भाग को हम समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और उसके ऊपर के मध्य भाग को क्षोभ मंडल, समताप, तो उसके ऊपर के भाग को मध्य मंडल यानी मेसोस्फेयर। तो मध्य मंडल से ऊपरी भाग को आयनोस्फेयर कहते हैं, और तो सबसे बाहरी भाग को हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है यहाँ पे सीक्वेंस है। और जो एक थर्मोस्फेयर होता है, देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल हो गया, एक ताप मंडल होता है थर्मोस्फेयर, और इसी के थ्रू 2 लेयर्स और हैं, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है। इसको हम आयन मंडल और ब्रह्मंडल भी बोलते हैं। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स देख लें। अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ 5 मेजर एंड सेवरल सेकेंडरी लेयर्स फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। द मेजर लेयर्स आर द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये आउटर स्पेस में है, इनके सारे चीज़ें होंगी। अब देख लेते हैं वायुमंडल के संगठन। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर देख लेते हैं क्या। जो मेनली सबसे मेजर गैसेस होते हैं वायुमंडल में, वो सर्वाधिक 78% नाइट्रोजन होते हैं। उसके बाद 21% मतलब 21% ऑक्सीजन होते हैं। उसके बाद ऑर्गन 0.93, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियॉन 0.0018, हीलियम 0.005%, ओजोन 0.006 एंड हाइड्रोजन। ये तो बहुत मतलब नाम मात्र के हैं, लेकिन जो मेनली 2 गैसेज हैं, फर्स्ट पे नाइट्रोजन और सेकंड पे है ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। ठीक है, ये देखिए, एक हमने डायग्राम के थ्रू भी समझा है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। देखिए, एक सर्किल है, सर्किल में जो सबसे ज़्यादा शेडेड है 78% लिखा, वो पार्ट है, एंड ऑक्सीजन 21%, एंड अदर इंक्लूडिंग आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर नियॉन वगैरह जो है वो बहुत ही कम होती है। तो देखिए,
अर्थ एटमॉस्फेयर इज composed of about 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 1% अदर गैसेस, trace amount of carbon dioxide, methane, water vapor and neon or some of the other gases that make up to remaining 0.1%। फिर इनकी परतों के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हमने देख लिया। फर्स्ट देखिए यहाँ से अर्थ हो रहा है आपका, फिर ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर से उसके ऊपरी परत को हम, जो ये वाला हिस्सा है उसे हम ट्रोपोपॉज या संवहन मंडल भी बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आता है। फिर इस स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपरी हिस्से में कुछ हिस्सा हमारा ओजोन लेयर का भी आ जाता है। फिर ओजोन लेयर के बाद फिर देखिए इसके बीच वाला हिस्सा स्ट्रेटोस्फेयर के बाद हमारा मेसोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर आता है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किस में क्या क्या होती है। अब जो ट्रोपोस्फेयर होता है ना, उसी में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। हमारा मौसम संबंधी सारे घटनाएं, देखिए ये ट्रोपोस्फेयर एक अर्थ लिया हमने, ग्राफिकली समझाया है कि ये 18 किलोमीटर ध्रुव से लेके, पृथ्वी से लेके ध्रुव तक 18 किलोमीटर तक ये पूरा फैली हुई है। वायुमंडल संबंधी सभी घटनाएं यहीं पे होती हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व भी है, डेंसिटी भी यहीं पे है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव भी यहीं पे आपको देखने को मिलता है। तो ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल है, 18 किलोमीटर तक फैला, इसको हम संवहन मंडल भी कहते हैं। यहाँ पे बिजली चमकना, बादल बनना, बारिश होना, ये सभी संबंधी घटनाएं कहाँ पे होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट है ये और पहला लेयर भी है। तो इसलिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो ज़्यादा होता है, तो इसलिए एटमॉस्फेरिक घटनाएं जो होती हैं यहीं पे सबसे ज़्यादा भी होती हैं, ठीक है। डेंसिटी क्या, जब हम पृथ्वी से, जब पृथ्वी की लेयर से हम ऊपर क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में जैसे जैसे जाते हैं, तो जो वहाँ पे घनत्व होता है धीरे धीरे कम होता है, तो टेम्परेचर लेवल भी धीरे धीरे डाउन होता रहता है। तो इस वजह से जो यहाँ पे है, तो ये क्षोभ मंडल की, इसके ऊपर देखिए फिर समताप मंडल होता है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर नॉर्मल होता है और मौसमी घटनाएँ यहाँ पे नहीं होती, तो इसीलिए भी विमान के लिए उचित होता है। इसे ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहाँ पे जब मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होंगी, टेम्परेचर एकदम नॉर्मल होगा, तो हम क्या प्लेन जेट यहाँ पे आसानी से उड़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके जब समताप मंडल के ऊपर से 10 किलोमीटर पे छोड़ के यहाँ पे ओजोन लेयर भी होती है, जिसे हम ओजोन मंडल कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं। तो जो ओजोन लेयर होती है ना, इसको नापने की एक इकाई भी आती है, जिसकी मोटाई होती है, इसको नापने की इकाई होती है, जिसको हम डॉप्सन भी कहते हैं। और ये क्या करती है ना कि हमारी जो सूर्य से, देखिए सन है, जो पराबैंगनी किरणें रिफ्लेक्ट होती है, आती है ना पृथ्वी पे, उनको आने से धरती पे रोकती है, जिससे क्या होती है कि हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें, जो हानिकारक रेज हैं, उनसे हमारी रक्षा होती है, जिससे कि हम कैंसर जैसी बीमारी से बच जाते हैं। और यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं भी नहीं होती, मतलब बादल गर्जना वर्जना यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। फिर मध्य मंडल है, उसके बाद 80 किलोमीटर, 80 से 60-40 किलोमीटर आपका आयान मंडल, यहाँ पे रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं, सैटेलाइट वगैरह यहाँ पे हम रखते हैं। फिर ब्रह्मंडल, तो अब हम देखते हैं धीरे धीरे एक एक। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देख लीजिए क्या, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो अलग से आप देखिए, जो सूर्य, एक पृथ्वी है, सूर्य से रेज आ रही है, ये परिवर्तित हो जा रही है, रिफ्लेक्टिक हो रही है और चले जा रही है, ठीक है। तो एक वो वायुमंडल के चारों अपने एक मोटा लेयर बना लेती है और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती। और जब पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इंक्रीज जैसे जैसे होता है, तो इन्हीं तापमान के द्वारा, इन्हीं गैसों के द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बनने लगता है, प्रभाव बनने लगता है ग्रीन हाउस का। तो इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि गैसें होती हैं, जो अपना एक मोटा घेरा बना लेती हैं और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती, और पृथ्वी पे तापमान बढ़ता रहता है, और इसी तापमान को इन गैसों के द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किस मंडल में देखा जाता है, वायुमंडल के किस परत में होता है? तो ये आपको पता होगा कि ये ट्रोपोस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम डिटेल देखते हैं इनका। यह वायुमंडल की ट्रोपोस्फेयर पहली परत है, विषुवत रेखा से इसका विस्तार 18 किलोमीटर और ध्रुवों पे इसका विस्तार जो होता है 8 किलोमीटर होता है। इस परत में ऊंचाई के साथ बढ़ने के तापमान में गिरावट आती है, और कारण यह है कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायु का जो घनत्व होता है वो घटता जाता है, और इसलिए ऊष्मा कम अवशोषित होती है। इसमें वायुमंडल की 90% से अधिक गैसें मौजूद होती हैं। कितनी? वायुमंडल की 90% से भी अधिक गैसें मौजूद होती हैं।
है, इसी वजह से इसमें रिफ्लेक्शन भी हो पाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है इसी वजह से हो पाता है, क्योंकि सन से आने वाली जो रेज होती हैं वो परावर्तित होकर नहीं जा पाती और उसी के चारों ओर वो अपना घेरा बना लेती हैं, और जो गैसेज होती हैं वो प्रतिक्रिया कर देती हैं, तो इसलिए ये इफेक्ट होता है। चूँकि इस पर्त में अधिकांश जलवाष्प के बादल बनने के कारण सभी वायुमंडलीय परिवर्तन भी ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। वह ऊंचाई जहाँ पे तापमान का घटना बंद हो जाता है उसे हम ट्रोपोपास कहते हैं। यहाँ तापमान -58 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। तो द ट्रोपोस्फेयर, दिस इज़ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे निचला परत है एटमॉस्फेयर का। द पार्ट वी लीव, और वो वही पार्ट है जिस पे हम रहते भी हैं। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ वेदर, क्लाउड्स, रेन शो, यहाँ पे सब कुछ होता है जैसा कि हमने बताया। सभी एटमॉस्फेरिक रिएक्शन मीन्स घटनाएं भी यहीं पे होती है। इन दिस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर गेट्स क्लाउडर एज द डिस्टेंस एबव द अर्थ इंक्रीज बाई अबाउट 6.5% per kilometer. The actual change of temperature with height varies from day to day depending on the weather. Weather जैसे जैसे चेंज होता है ना, यहाँ पे टेम्परेचर भी वेरियस फॉर्म में चेंज भी कभी कभी होता है। The troposphere contains about 75% of all the air in the atmosphere and almost all of the water vapor which forms cloud and rain. The decrease in temperature with height is a result of the decreasing pressure. If a parcel of air moves upwards, its example because of the lower pressure. When air expands, it's cool, so air higher up is cooler than air lower down. तो ये हो गया इनकी इंग्लिश डिफिनेशन। बाकी हमने हिंदी में समझा ही दिया है किस किस तरीके से परिवर्तन होते हैं और कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो मौसम संबंधी सभी प्रकार की घटनाएं यहाँ पे होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ये 18 किलोमीटर ध्रुवों से ऊंचाई तक फैला हुआ है। समताप मंडल क्या है? तो यह वायुमंडल की दूसरी परत है। इसका विस्तार क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है और यह परत में मौजूद ओजोन द्वारा सूर्य की परावैंगनिक किरणों के अवशोषण से तापमान बढ़ता है और तापमान धीरे धीरे बढ़ के 4 डिग्री सेल्सियस भी होता है। यह परत बादलों और उससे जुड़े मौसमी प्रभाव से मुक्त होती है, इसलिए यहाँ बड़े बड़े जेट प्लान के लिए आदर्श स्थिति प्रदान भी होती है। और जो ओजोन लेयर होता है इसमें वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से भी रक्षा करती है और ओजोन लेयर की जो मापने की ऊंचाई होती है वो डॉप्सन होती है, उससे हम इन्हें नापते हैं। दिस एक्सटेंड्स अपवर्ड्स फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर एट टू अबाउट 50 किलोमीटर। इट कंटेन्स मच ऑफ द ओजोन इन द atmosphere. The increase in the temperature with height occur because of absorption of ultraviolet UV radiation from the sun by this ozone. Temperatures in this stratosphere are highest over the summer pole and lowest over the winter. अब देखिए ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ये आपका 50 किलोमीटर के अपवर्ड्स तक फैला हुआ है और यहाँ पे मौसम संबंधी सभी घटनाएं नहीं होती है, तो ये प्लेन और जेट के लिए उचित स्थिति होती है इन्हें रन कराने के लिए। मध्यमंडल आता है, फिर इसके बाद समताप मंडल के ऊपरी हिस्से को मध्यमंडल कहते हैं। इनका विस्तार 80 किलोमीटर तक होता है। देखिए मेसोस्फेयर में यह तापमान फिर से गिरता है और गिरकर -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस परत के छोर को मध्य सीमा कहते हैं। मेसोस्फेयर, द रीजन एबव द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड द मेसोस्फेयर। हियर द टेम्परेचर अगेन डिक्रीज विद हाइट रीचिंग अ मिनिमम ऑफ अबाउट -90 डिग्री सेल्सियस एट द मेसोपॉज। तापमंडल फिर आता है थर्मोस्फेयर। इस परत का विस्तार 80 से 640 किलोमीटर तक होता है और इस परत में तापमान वृद्धि का कारण यहाँ उपस्थित गैस के अणु हैं, ठीक है, जो सूर्य की एक्स किरणों और परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करते हैं और तापमंडल के विद्युत अवशोषित गैस के अणु पृथ्वी से रेडियो तरंगों को अंतरिक्ष में भेजते हैं। इस प्रकार यह परत लंबी दूरी की संवाद में सहायता करता है और तापमान मंडल हमारी उल्कापिंड और निर्जन उपग्रहों को पृथ्वी से टकराने की भी रक्षा करता है। अब पृथ्वी भी क्या फ्रेंड्स, देखिए एक हमारा अंतरिक्ष में एक प्लेनेट है, बहुत सारी जो उल्कापिंड होती हैं वो आती हैं। अगर वो उल्कापिंड अगर टकरा जाए पृथ्वी से तो क्या होगा, पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। तो ये जो लेयर होती है उसको टकराने से रक्षा करती है, वो लड़ती है, बाहर उन्हें भेज देती है वापस, जिससे कि पृथ्वी की रक्षा हो सकती है। तो इस लेयर में ये कार्य होता और यहीं पे इंटरनेशनल सैटेलाइट भी हम स्टेशन भी बनाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी हम इसी थर्मोस्फेयर पे बनाते हैं। तापमंडल हमारी उल्कापिंडों और निर्जन उपग्रहों से पृथ्वी से टकराने से रक्षा भी करता है, क्योंकि इसका उच्च तापमान जो होता है पृथ्वी पे सतह पे आने वाले सभी प्रकार के मलबों को जला देता है, ठीक है। देखिए थर्मोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर। द थर्मोस्फेयर लाइज अबाउट द मेसोपॉज
and it is the region in which temperatures again increase with height. This temperature increase is caused by absorption of energetic ultraviolet and X-ray radiation from the sun. नेक्स्ट ब्रह्मंडल देखिए, इसका विस्तार तापमंडल से 960 किलोमीटर तक होता है। यह धीरे धीरे अंतर्ग्रही में घुल जाता है और इस परत के तापमान में 300 डिग्री से लेकर 1650 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, इस परत में केवल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और हीलियम होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अभाव में गैस के जो अणु आसानी से अंतरिक्ष में उड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस परत में केवल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और हीलियम है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के अभाव में अणु जो है आसानी से अंतरिक्ष में उड़ जाते हैं। देखिए, द लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है एक्सोस्फेयर। द एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द टेम्परेचर इन द एक्सोस्फेयर गोज अप विद एल्टीट्यूड एंड सैटेलाइट्स ऑर्बिट जो होते हैं अर्थ इन द एक्सोस्फेयर में ही रखे जाते, बनाए जाते। द एक्सोस्फेयर, द रीजन अबाउट 500 kilometer is called the exosphere. It contains mainly oxygen and hydrogen atoms, but there are so few of them that they early collide. They follow ballistic trajectories under the influence of gravity and some of them escape right out into space. तो ये हो गए सभी परतों के बारे में हमने डिटेल से देख लिया, उनके कार्य कौन कौन से, ये सारी अवयव हमने नोट्स भी आपको बता दिया है। एक बार ग्राफिकली हमने आपको चीज़ें समझा भी दी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। देख लीजिए यहाँ पे हमने किस तरह से सब चीज़ें आपको समझा दी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।